हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो हमारी 12th क्लास की साइकोलॉजी की बुक है वो हम कर रहे हैं, जिसमें हमने 5 चैप्टर कर लिए हैं। सो आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा 6th चैप्टर, जिसमें हम एटीट्यूड्स एंड सोशल कॉग्निशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, देखो, एटीट्यूड और सोशल कॉग्निशन। मीन्स एटीट्यूड जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिवृत्ति, और सोशल कॉग्निशन जिसको बोलते हैं सामाजिक संज्ञान। थोड़ा सा हम इन शब्दों के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि क्या एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड की अगर बात करें गाइस, तो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति या कुछ भी कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार हैं, आपका क्या नज़रिया है उस वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, या कोई भी चीज़ हो, उसी को बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है। और ये ही आपका मीन्स क्या हो सकता है, मीन्स कॉग्निशन हो सकता है। देखो, यदि आप किसी वस्तु के बारे में जानते ही नहीं हो तो उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचोगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो उसके बारे में, है ना। हम किसी वस्तु या व्यक्ति या कोई भी चीज़ है उसके बारे में तभी हम सोच पाएंगे ना, यदि हम उसके बारे में जानते हो। इसी को हम अपना संज्ञान भी बोल सकते हैं, नॉलेज भी बोल सकते हैं, मीन्स। एक थोड़ा सा हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे यदि आपके सामने एक चेयर रख दी जाए और उस चेयर का रंग लाल है, तो आप उसके बारे में यहाँ पे क्या सोच रहे हो कि मान लो कि आप सोच रहे हो कि चेयर का रंग लाल है, लाल रंग ठीक है, परंतु जो इसका चेयर का साइज है ये छोटा है और जो इसकी सीट है वो अनकंफर्टेबल है। मीन्स आपको बैठने में, आपको लगेगा, आप सोच रहे हो कि बैठने में दिक्कत आएगी। मीन्स आपने उस चेयर को देख करके अपने दिमाग में ये चीज़ सोच ली, और ये क्या है, आपका एटीट्यूड है। और उसी चेयर को यदि कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है और ये कहता है, मीन्स यह सोच रहा है, सोच करके यह कहता है कि इसका रंग लाल है, जो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर चेयर जो होती हैं वो वाइट हो सकती हैं या चॉकलेटी कलर की हो सकती हैं ना। वो कह रहा है कि नहीं, लाल रंग इसका सूट नहीं करेगा। मीन्स जो है उसका अब एक थिंकिंग है उस चेयर के बारे में, और वह ये भी कहता है कि जो इसका साइज है वो तो चलो सही है, बैठने के लायक है। मीन्स यहाँ पे आप और दूसरा व्यक्ति जो उस एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग तरीके से सोच रहे हो, तो यही क्या है, आपका एटीट्यूड है। होप कि यहाँ पे आपको ये मीन्स जो एटीट्यूड वर्ड है ये थोड़ा सा क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और अगर सोशल कॉग्निशन की बात करें, ये वैसे तो आगे आ ही जाएगा, क्योंकि इसी में चीज़ें चलती जाएंगी। क्योंकि एटीट्यूड हमारा थिंकिंग होती है, और वो थिंकिंग हम किसी के बारे में तभी सोचते हैं, करते हैं थिंकिंग, जब हम उसके बारे में जानते हैं। कॉग्निशन हमारा ज्ञान होता है, संज्ञान होता है, जानना होता है। और सोशल क्या है, समाज है। मीन्स समाज के बारे में जानना ही तो सोशल कॉग्निशन है ना। चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं इस चैप्टर में। आपको होप के मज़ा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। वीडियो के साथ बने रहना, इस चैप्टर के साथ बने रहना। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करें, और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आने वाले क्वेश्चन है वो भी हम इसमें क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि हमारे पास इंट्रोडक्शन है, इसमें हम क्या चीज़ें मीन्स देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं, सोशल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इन्वेस्टिगेशन हाउ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय अदर्स एंड द सोशल एनवायरनमेंट। all of us form attitude or ways of thinking about specific topic and people. We also form impression about person we meet and assign cause to their behavior. Besides, our own behavior gets influenced by other individuals and group. तो यहाँ पे अगर देखो बात करें, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा पैराग्राफ को। यहाँ पे हमें बस इतने से हिंट सा मिल गया कि हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में कहा है कि जो सोशल साइकोलॉजी है, जैसे साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो व्यक्ति का व्यवहार है वह किस तरीके से, जो भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का व्यवहार है वह किस तरीके से दूसरों के द्वारा, वह किस तरीके से दूसरे व्यक्तियों या सोशल एनवायरनमेंट के द्वारा क्या है, प्रभावित होता है। मीन्स ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और कह रहे हैं कि जो हमारा सभी का यहाँ पे जो एटीट्यूड होता है, तो यहाँ पे हम अपने एटीट्यूड्स का निर्माण करते हैं। मीन्स कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं, वही एटीट्यूड है। और जो हमारे सोचने का वेज होता है, जो हमारा मीन्स थिंकिंग होती है, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक या किसी व्यक्ति के बारे में हो सकती है, तो उसी को हम एटीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। और वही हमारा
मीन्स उसी को हम एटीट्यूड बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी छवि का निर्माण कर लेते हैं, मीन्स जिस भी व्यक्ति से हम मिलते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम मिलते हैं, ठीक है, और उसके बारे में जो भी हम जानते हैं और उसी तरीके की जो छवि होती है वो हम भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम पर उस व्यक्ति का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। सो काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनिंग सोशल बिहेवियर से हम स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से हम अपना मीन्स मैटर पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो भी चीज़ें इसमें सफिशेंट होगी वो हम पढ़ते जाएंगे। चाहे सारा चैप्टर ही सफिशेंट हो तो सारा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो चीज़ें मीन्स स्किप करने वाली होंगी वो हम स्किप कर देंगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग में एक्सप्लेनिंग सोशल बिहेवियर, तो यहाँ पे हमने सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। सोशल बिहेवियर इज़ ए नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड बीइंग सोशल मीन्स मच मोर देन मेयरली बीइंग इन द कंपनी ऑफ अदर्स। You may recall from what you study in class 11th that social psychology deals with all behavior that take place in the actual, imagined or implied presence of others। तो यहाँ पे मीन्स अगर देखा जाए, यहाँ तक हमने पढ़ा है मैटर, तो यहाँ तक क्या कह रहे हैं कि अगर हम जो यहाँ पे अगर हम सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करना चाहें तो कह रहे हैं कि सोशल बिहेवियर ह्यूमन लाइफ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अंग है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि मीन्स एक पार्ट है, जो पहलू है। इसमें कह रहे हैं कि जो समाज, इसमें कहा है कि सोशिएबल होने का यहाँ पे मीन्स जो एक मीनिंग निकलता है, एक मतलब है, वो यह नहीं है कि दूसरों की कंपनी में रहना, कि दूसरों के साथ बने रहना। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सोशल का मतलब यह नहीं है मच मोर देन मेयरली बीइंग इन द कंपनी, मीन्स इससे भी कहीं अधिक है कि दूसरे लोगों की एक कंपनी में रहना सोशिएबल नहीं है, सामाजिक होना नहीं है। मीन्स इससे और भी अधिक होना सामाजिक है। मीन्स और अधिक क्या होना सामाजिक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। मीन्स आगे यही चीज़ कही है कि यू मे रिकॉल, अगर आपने 11th क्लास में सोशल साइकोलॉजी पढ़ी होगी, उसको स्टडी किया होगा, तो उसमें हमने यही पढ़ा होगा कि जो सोशल साइकोलॉजी है वह जो भी मीन्स सामाजिक व्यवहार है, जो दूसरों के साथ एक्चुअल रूप से या इमेजिन रूप से मीन्स सामाजिक व्यवहार होता है, उसको स्टडी करना है मीन्स सोशल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हमने ये बात पढ़ी थी कि सोशल का होना इतना ही नहीं है कि दूसरों की कंपनी में रहना, बल्कि इससे ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, मीन्स इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। तो देखो, जो हमारा समाज, अगर मैं समाज की बात करूं तो कैसे बनता है, ऐसे नहीं कि आप 10 बंदे इकट्ठे होकर के रहने लग गए तो वहाँ पे आपका समाज बन गया। नहीं, समाज बनने का कारण ये है कि आप जो 10 लोग इकट्ठे रह रहे हो, वहाँ पे आपके विचार एक दूसरे के साथ कितने मिलते हैं, आपकी जो संस्कृति है, आपका रहने का तरीका है, ठीक है, आपका पहनावा है, आपका खान पान है, मीन्स जो भी चीज़ें आप वहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलती जुलती होनी चाहिए। आपकी मीन्स कास्टिज़म, आपका धर्म, आपका विश्वास, आपकी संस्कृति, आपका रहने का तरीका, मीन्स ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो यही कहा है कि मच मोर देन, मीन्स समाज के साथ जस्ट रहना सोशिएबल नहीं है, इससे कहीं और चीज़ें अधिक होती है समाज में, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। तो होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ये थोड़ा सा इन्होंने 11th क्लास का बताया है, लेकिन अभी मैं बताऊं कि अभी हमने अगर पॉसिबल हुआ फ्यूचर में तो 11th क्लास की जो साइकोलॉजी की बुक है वो भी हम डिस्कस करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है, वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्योंकि टाइम मिलता जाता है वैसे वैसे वीडियोस प्रोवाइड करते जाते हैं। सो चलिए हम आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं टेक दिस सिंपल एग्जांपल, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। सो एग्जांपल के साथ चीज़ें करेंगे। कह रहे हैं टेक दिस सिंपल एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू मेमोराइज ए पोइम एंड रिसाइट इट, यू मे हैव नो प्रॉब्लम इन डूइंग दिस व्हेन यू आर बाय योरसेल्फ, बट इफ़ यू हैव टू रिसाइट दिस पोइम टू एन ऑडियंस, योर परफॉर्मेंस माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज यू आर नाउ इन ए सोशल सिचुएशन। सो यहाँ पे ना एग्जाम्पल के साथ ये कहा गया है कि भाई कैसे दूसरों का प्रभाव हम पे पड़ता है। तो एग्जाम्पल के साथ कहा गया है कि यदि आपने एक पोइम को मेमोराइज कर लिया और उसको रिसाइट करना है, तो जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि उस पोइम को आप स्वयं अकेले
एक रूम में बैठ करके रिसाइट करोगे, मीन्स आपके सामने कोई नहीं है, आप अकेले बैठे हो और आपने याद करके खुद को ही पोइम सुना दी, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु यदि आप उस पोइम को ऑडियंस के सामने रिसाइट करोगे ना, तो वहाँ पे जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी, वहाँ पे उस परफॉर्मेंस पर मीन्स क्या होगा, वो प्रभावित होगी उस ऑडियंस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आप एक सोशल सिचुएशन में हो। तो यहाँ पे आप अपना बिहेव जो शो करोगे दूसरों के सामने, वो बहुत ही सोच समझ के शो करोगे, है ना। तो यही चीज़ होती है कि जब हम कोई चीज़ अकेले करते हैं तो वहाँ पे मीन्स कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब हम समाज के सामने चीज़ें शो करते हैं तो वहाँ पे हमारे व्यवहारों पर, हमारी परफॉर्मेंस पर कुछ ना कुछ मीन्स चेंजेस आता है और वो प्रभावित होती है, वो इफेक्टेड होती है, ठीक है। सो गाइज आगे कह रहे हैं हमारे यहाँ पे कह रहे हैं दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल दैट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ आवर सोशल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर इन द कॉम्प्लेक्स वे। तो यहाँ पे मीन्स जो हमने एग्जाम्पल किया है, और इसी एग्जाम्पल से मीन्स यह बात पता चलती है कि कैसे सामाजिक परिवेश एक कॉम्प्लेक्सिकल तरीके से, एक मीन्स जटिल तरीके से जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, ठीक है, उसको प्रभावित करता है। जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है, उसको कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था पोइम वाला, ठीक है। सो आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कि अगर आप घर में मीन्स डांस कर रहे हो तो आपको मीन्स इस बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई केयर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप अकेले हो, आप कैसे भी डांस करो, है ना। लेकिन यदि आप ऑडियंस के सामने डांस कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो डांस करने का तरीका है वो क्या होगा, थोड़ा सा प्रभावित होगा। उसमें आप जो अपनी परफॉर्मेंस है वो कुछ बेटर बनाने की कोशिश करोगे कि दूसरों को अच्छा लगे, उस पर इंप्रेशन जमे, है ना। सो यही चीज़ें होती हैं। सो आगे कह रहे हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट एग्जामाइन वेरियस फॉर्म ऑफ social behavior and try to explain their basis because of social influences people form views or attitudes about people and about different issue in life that exist in the form of behavioral टेंडेंसी। तो भाई यहाँ पे मीन्स अब ये कहा है कि जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, मीन्स जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक, जो मीन्स वो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने समाज को स्टडी किया, ठीक है। सो जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक है, सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, इसमें वो सामाजिक व्यवहारों को स्टडी करते हैं और उन्हीं के बेसिस पर वो यह एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक प्रभाव के कारण, कि इसी मीन्स सोशल इन्फ्लुएंस जो है, सामाजिक प्रभाव है, इसी के कारण मीन्स इसी प्रभाव के कारण जो लोग हैं वो एक तरीके का किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में एक एटीट्यूड या व्यूज़ क्या कर लेते हैं, मीन्स बना लेते हैं, एक नज़रिया बना लेते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। और इसी चीज़ को मीन्स इसी प्रवृत्ति को, ठीक है, क्या कहते हैं हम, इसी प्रवृत्ति को हम एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। मीन्स किसी व्यक्ति के बारे में एक व्यूज़ बना लेना, उसी को हम एटीट्यूड बोलेंगे। वो सामाजिक प्रभाव जो प्रभाविकता होती है उसके कारण, बिकॉज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है। जब लोग एक व्यू बना लेते हैं दूसरे लोगों के बारे में, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एटीट्यूड। सो यहाँ पे एटीट्यूड को भी डिफाइन किया गया है, मीन्स एक तरीके की एटीट्यूड की डेफिनेशन ही निकल के सामने आई है, जो मैं पहले ही बता चुका था कि भाई जब हम किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में एक तरीके से सोचते हैं, जो सोचने का तरीका होता है, जो हम उसके बारे में दिमाग में विचार विमर्श कर रहे हैं, जो आपका नज़रिया है, सो उसी को हम एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। सो आगे हमारे पास यहाँ पे ना एक और चीज़ आई है, इम्प्रेशन फॉर्मेशन। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, इम्प्रेशन फॉर्मेशन को। तो हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं when we meet people we make inferences about their personal qualities, this is called impression formation। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जब हम अलग अलग लोगों से जब हम मिलते हैं तो हम अपने माइंड में या हम अपने मन में उनके जो इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंडिविजुअल किसी भी पर्सन की जो गुण होते हैं मीन्स उनके, तो उनके बारे में हम ना एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, और इसी चीज़ को बोलते हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन। तो ये डेफिनेशन आप याद रखोगे कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनके मीन्स पर्सनल क्वालिटीज़ को देख करके एक तरीके का इन्फ्लुएंसेस डिसाइड करना, एक तरीके का अंदाज़ा लाना, गैस करना, कुछ ना कुछ जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं
छवि निर्माण या इम्प्रेशन फॉर्मेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं छवि निर्माण। ठीक है, सो आप हिंदी में याद रखना चाहो तो हिंदी में याद रख सकते हो, इंग्लिश में याद रखना चाहो तो इंग्लिश में याद रख सकते हो। सो आगे कह रहे हैं गाइज, वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वाई पीपल बिहेव इन the ways they do, that is we assign cause to the behavior shown in the specific social situations, this process is called attribution। तो वहाँ पे हमारे पास ना एक डेफिनेशन आई थी इम्प्रेशन फॉर्मेशन की, जिसमें हमने किया था कि जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हम अपने माइंड में, अपने मन में एक गुणों के बारे में, एक पर्सनल जो क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में एक अंदाज़ा लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन। और यहाँ पे एक और डेफिनेशन आई है एट्रीब्यूशन की, मीन्स जब हम जो व्यवहार वो कर रहे हैं लोग, तो व्यवहारों को लोग क्यों करते हैं, ठीक है, उन व्यवहारों को करने का क्या रीज़न है, ठीक है, तो इसको फाइंड करने की जब हम कोशिश करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रीब्यूशन, मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं गुणारोपण। ठीक है, आप हिंदी में भी याद रख सकते हो, इंग्लिश में भी याद रख सकते हो, वैसे इंग्लिश में याद रखोगे तो अच्छा होगा, लेकिन हिंदी में बोलते हैं गुणारोपण। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोगों के व्यवहारों लोग व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उसके करने का क्या रीज़न है, उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशन दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो एटीट्यूड्स द्वारा प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा है कि वेरी ऑफन इम्प्रेशन फॉर्मेशन मीन्स जो हमने अभी किया, ठीक है, और एट्रीब्यूशन जो हमने अभी डिफाइन किया, ये दोनों चीज़ें आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एटीट्यूड। तो यह किसके द्वारा प्रभावित होती है, एटीट्यूड्स के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं दीज थ्री प्रोसेसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड कलेक्टिवली कॉल्ड सोशल कॉग्निशन। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो एक डेफिनेशन आई है सोशल कॉग्निशन की, है ना। सो सोशल कॉग्निशन किसको बोला गया है, यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़ी थी हमने, एटीट्यूड पढ़ा, इम्प्रेशन फॉर्मेशन पढ़ा, और लास्ट वन हमने पढ़ा एट्रीब्यूशन, जो कि आप अच्छे तरीके से समझ गए हो, है ना। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको रिपीट कर देता हूँ। सो एटीट्यूड हमने पढ़ा था कि जब इसकी एक मैं ना डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सामाजिक प्रभाव के कारण जब दूसरे लोग या अन्य लोग एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या उसकी लाइफ के बारे में एक जो धारणा होती है, एक दृष्टिकोण होता है, एक नज़रिया होता है, विचार होता है, थिंकिंग होती है, जब वो फिक्स कर लेते हैं उसी को बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है, सो हमने एटीट्यूड पढ़ा। एट्रीब्यूशन इम्प्रेशन फॉर्मेशन में हमने पढ़ा जब उसी धारणा के कारण जो हमने एक एटीट्यूड बनाया था, उसी एटीट्यूड के कारण जब हम उसके व्यक्तिगत जो गुण होते हैं, जब विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में एक अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो उसको हम इम्प्रेशन फॉर्मेशन बोलते हैं। एंड एट्रीब्यूशन में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सोशल सिचुएशन में लोग अलग अलग तरीके से जो बिहेव शो करते हैं वह क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है, तो इसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़ी। सो आगे इन्हीं तीनों प्रोसेस को एक तरीके की एग्जाम्पल है, मीन्स जिसमें कहा है कि मेंटल एक्टिविटी के द्वारा समाज में सूचनाओं को गैदर करना, इकट्ठी करना, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। तो देखो यही कहा है कि दीज थ्री प्रोसेस आर एग्जाम्पल ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़। तो यह मेंटल एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं जिसमें हम सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं और गैदर करते हैं, इकट्ठी करते हैं। ठीक है, किसके बारे में, एक सोशल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, और इकट्ठी करना उन सूचनाओं को, इंटरप्रेट करना, तो उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, सोशल कॉग्निशन कहा जाता है। सो यहाँ पे आपने काफ़ी चीज़ें समझी होगी। सो आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारे पास देखो एक स्कीमा की बात कही है कि सोशल कॉग्निशन इज़ एक्टिवेटेड बाय कॉग्निटिव यूनिट कॉल्ड स्कीमा, कि जब आगे इसको एक्टिवेट करने के लिए हम मीन्स जो सोशल कॉग्निशन है इसको क्या करते हैं, क्रियाशील बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, स्कीमा का यूज़ करते हैं, और उसी को मीन्स स्कीमा का सहारा लेते हैं। ठीक है, स्कीमा को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास स्कीमा भी आया है। सो कॉग्निटिव का जो यूनिट्स होता है उसको स्कीमा बोलते हैं। सो आगे हमारे पास दो चीज़ें और आई हैं, सोशल फैसिलिटेशंस और इनहिबिशंस, और एक चीज़ हमारे पास और आई है प्रो सोशल बिहेवियर। ठीक है, सो इन चीज़ों को भी हम समझ लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या कहा गया है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सोशल
फैसिलिटेशंस की और इनहिबिशंस की, तो कह रहे हैं द इम्प्रूवमेंट और डिक्लाइन इन द परफॉर्मेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स एंड हेल्पिंग और प्रो सोशल बिहेवियर कह रहे हैं रिस्पॉन्डिंग टू अदर हु आर इन नीड और डिस्ट्रेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली हाउ टू सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल. It is necessary to study both social cognitive process and social behavior. तो यहाँ पे मीन्स सोशल फैसिलिटेशन की बात करें तो जब हम दूसरों के सामने अपने व्यवहारों को या अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से शो करते हैं, सिंपल वे से आपको समझा रहा हूँ. सोशल फैसिलिटेशन का मतलब होता है कि समाज में दूसरों के सामने, अन्य लोगों के सामने अपने व्यवहारों को, परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से शो करना, इसमें हमारी परफॉर्मेंस में सुधार आता है. ठीक है, तो इसको हम सोशल फैसिलिटेशन में रखेंगे. ऐसे ही इनहिबिशन की बात करें तो इसमें हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वह दूसरों के सामने अच्छी नहीं होती, उसमें कुछ कोई ना कोई कमी आती है. तो दो ही चीज़ें इसमें लिखी हैं, याद रखो, इम्प्रूवमेंट और डिक्लाइन. ठीक है, डिक्लाइन में कमी आना और इम्प्रूवमेंट में सुधार होना, है ना. सो फैसिलिटेशन संबंध रखता है किससे, रिलेट करता है इम्प्रूवमेंट से, और इनहिबिशन रिलेट करता है डिक्लाइन से. ऐसे ही प्रो सोशल बिहेवियर की बात करें तो इसमें जो एक नीडी पर्सन होता है, जो पर्सन जिसे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है, या संकटग्रस्त में कुछ लोग होते हैं, सो किसी अन्य पर्सन के द्वारा एक हेल्प की जाती है, जहाँ पे एक नीडी पर्सन की, जहाँ उसका एक ध्यान रखा जाता है. जो संकटग्रस्त लोग होते हैं उनके प्रति ध्यान देना क्या आता है, प्रो सोशल बिहेवियर में आता है. ठीक है, सो आप यहाँ पे प्रो सोशल बिहेवियर भी समझ गए होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज़ें ध्यान रखना, सोशल फैसिलिटेशन में इम्प्रूवमेंट, इनहिबिशन में डिक्लाइन, और प्रो सोशल बिहेवियर में हम जो हमारा मीन्स समाज में जो संकटग्रस्त लोग होते हैं या नीडी पर्सन होते हैं उनके प्रति ध्यान देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उनकी पूरी की जाती है बिना किसी स्वार्थ के. ठीक है, सो ये हमारा प्रो सोशल बिहेवियर है. सो गाइज इस पैराग्राफ में इतना ही हमारे पास जो मैटर है वो सफिशेंट है. ये चीज़ें मीन्स आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगी. सो आगे जो हम अपना टॉपिक करने वाले हैं वो हमारे पास होगा नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. ठीक है, नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड मीन्स एटीट्यूड के जो कंपोनेंट्स हैं और नेचर है, प्रकृति है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं फॉर अ फ्यू मिनट्स quietly do the following mental exercise today. How many times did you tell yourself in my opinion, okay, or other में से so and so what I feel. सो यहाँ पे ना कुछ मीन्स एक आपकी मेंटल एक्सरसाइज के साथ इसको जोड़ा गया है चीज़ को. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में मीन्स अगर कहें हम जो हमारे पास नेचर एंड कंपोनेंट हैं, सो हमने यहाँ पे ना कुछ चीज़ें सोचनी है. ठीक है, कुछ मिनट के लिए कुछ चीज़ें सोचनी है. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने अपने आप से यह बात कितनी बार कही है कि इन माई ओपिनियन. ठीक है, कि मेरी राय में या मेरे विचार से, या दूसरे लोग जब ऐसा कह सकते हैं परंतु मैं ऐसा महसूस करता हूँ. उसके बाद ना ये डैश डैश दिया है. ठीक है, कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी फिल कर सकते हो, जैसे कि मेरे विचार से या मेरी राय में या मैं महसूस करता हूँ कि, तो आगे आप कुछ भी लिख सकते हो. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, कह रहे हैं ब्लैंक और कॉल्ड ओपिनियन मीन्स जो भी आप फील करते हो वो ब्लैंक में आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, और इसी को बोलेंगे हम ओपिनियन, इसी को बोलेंगे हम आपके विचार. ठीक है, नाउ कंटिन्यू टू द एक्सरसाइज. अब इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं. कह रहे हैं हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज ओपिनियन टू यू. The topics of some of these opinion may be only moderately important to you. They are the simply way of thinking, and it does not matter much to you that others agree or disagree with your views. On the other hand, you may find that some of other topics are extremely important to you. If someone oppose or challenge your views about this topic, you get emotional. तो देखो यहाँ तक हमारे पास क्या चीज़ निकल के सामने आई है. देखो अब इस पूरा जो पैरा हमने पढ़ा है, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा मैं आपको सिंपल वे से समझा देता हूँ. हमने यहाँ तक इस पैरे को पढ़ा है कि कुछ मिनट के लिए आप सोचते हो कि आपने ये बात अपने आप से कितनी बार कही कि मेरी राय में, या दूसरा इस बात के बारे में यह कहता है लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि, तो यह एक फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है, तो इसके बाद आप कुछ भी अपने विचार इस फिल इन द ब्लैंक्स में रख सकते हो. एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, अगर मैं मेरी बात करूँ कि मेरी राय में
बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो पहले की बजाय बहुत ही घटिया हो गई है। मीन्स मैं यह सोचता हूँ, है ना, कि मेरी राय में बीजेपी गवर्नमेंट पहले की बजाय बहुत ही घटिया हो गई है। या दूसरे लोग कह सकते हैं, परंतु मैं महसूस करता हूँ, तो इसमें मैं आगे क्या फील करूँगा कि अगली बार बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देगा। मीन्स अब मैंने यहाँ पे ना एक सेंटेंस फिक्स कर दिया मेरी राय में। उसके बाद मैंने क्या सेंटेंस फिक्स किया कि बीजेपी गवर्नमेंट पहले की बजाय बहुत ही घटिया हो चुकी है। और दूसरे में मैंने क्या फिक्स किया कि मैं यह फील करता हूँ कि अगली बार बीजेपी को कोई भी वोट नहीं देगा। चलिए, यह एक एग्जाम्पल था जो जस्ट मैंने फिल किया है, लेकिन मैं कोई भी पॉलिटिकल इशू में इंटरेस्ट नहीं रखता, चाहे किसी को वोट दो ना दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो हम इसमें कुछ और एग्जांपल सोच लेते हैं, इसको छोड़ो। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी राय में, तो यहाँ पे हम कुछ और सोच लेते हैं कि मेरी राय में यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, हर किसी को अपने जन्मदिन पर हर साल एक प्लांट लगाना चाहिए। मैंने इसमें ये फिल कर दिया कि हर किसी को अपने जन्मदिन पर हर साल एक पौधा रोपण करना चाहिए। क्लियर है? सो यह एक मेरा विचार है जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में भर दिया, जो भी ब्लैंक है उसमें फिल कर दिया। तो यहाँ पे आगे कह सकते हैं कि इसी विचारों को, इसी ओपिनियन को, ठीक है, हाँ सॉरी, तो आगे हम इसी चीज़ को मीन्स क्या कह सकते हैं, इसी चीज़ को हम विचार कह सकते हैं, ओपिनियन कह सकते हैं। मीन्स जो भी हमने फिल किया कि मेरी राय में हर किसी को अपने जन्मदिन पर हर साल एक पौधा रोपण करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा विचार है, मैंने जो भी रिक्त स्थान में भरा है, ब्लैंक्स में जो भी मैंने फिल किया है, तो यही चीज़ आगे क्या बन जाएगी, ओपिनियन बन जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि इन्हीं विचारों को, इन्हीं ओपिनियन को, ठीक है, अब आपके लिए यह कितनी इम्पोर्टेंट रखती है, ये चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। देखो भाई, जो मैंने कहा है तो मेरे लिए तो यह बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि अच्छी बात है पेड़ पौधे लगाना, है ना, ये आपको भी पता है। लेकिन कह रहे हैं कि यह आपके लिए चलो इम्पोर्टेंट रखती होगी। द टॉपिक्स ऑफ सम ऑफ दीज ओपिनियन में बी ओनली मॉडर्न, लेकिन इसमें आगे ये भी कहा है कि यह आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है, या बहुत ही औसत, मीन्स एक एवरेज तरीके से इम्पोर्टेंट भी हो सकती है आपके लिए। मीन्स जहाँ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, जहाँ इसकी इम्पोर्टेंस है वो एवरेज भी हो सकती है। ठीक है? सो सिंपली जस्ट जो थिंकिंग करने का जो वे है, जो हमारा ओपिनियन है, जो भी हमारा विचार है, ठीक है, जो भी हमारा सोचने का वे है, तो अब यहाँ पे ये भी बात कही है कि दे आर सिंपली वेज ऑफ थिंकिंग, जो भी हमारा सोचने का विचार है, थिंक करने का जो तरीका है, इट डज़ नॉट मैटर मच टू यू दैट अदर एग्री और डिसएग्री विद योर व्यूज़। तो यहाँ पे अब ये भी बात सामने आती है कि आपके इस जो थिंकिंग करने का वे है, इसके प्रति दूसरे लोग इसको कितना एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑन मीन्स ये बात आपके लिए चाहे मायने नहीं रखती, कि यह आपके लिए मैटर नहीं करता होगा। ऑन द अदर हैंड यू मे फाइंड द सम अदर टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू यू। और कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स के बारे में आपके जो ओपिनियन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कह रहे हैं इफ़ समवन अपोज और चल, लेकिन यदि आपको यह दूसरे लोगों के द्वारा अपोज किया जाता है आपके विचारों को, मीन्स उनको हम कह सकते हैं कि डिसएग्री किया जाता है, जहाँ उन पर सहमति नहीं जताई जाती, तो फिर यहाँ पे आप क्या हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। देखो इस मैटर के जरिए हम क्या समझना चाह रहे हैं, मीन्स जो भी हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ में, देखो भाई इसमें हम जो कंपोनेंट कर रहे थे वो हम समझना चाह रहे हैं कि भाई क्या कंपोनेंट निकल के सामने आए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट निकल के सामने आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो हमने कुछ ना कुछ विचार बनाए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हमारे लिए वो उनकी इम्पोर्टेंस एक एवरेज सी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कई बार हम ऐसा होता है कि हम ऐसा सोच लेते हैं किसी विषय के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और जब दूसरे उसको डिसएग्री करते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इमोशनल होने के बाद क्या कहा है। कह रहे हैं यू मे हैव मेड सम ऑफ दीज व्यू पार्ट ऑफ योर बिहेवियर, और कह रहे हैं कि इन्हीं व्यूज़ में अब आगे एक चीज़ ये भी कही है कि जब हम इमोशनल हो जाते हैं, इसके बाद ये कहा है कि यह भी हो सकता है ये एटीट्यूड आपके जीवन का हिस्सा भी हो बन जाए। जैसे कि मैंने कहा था कि हर साल किसी को हर साल, मतलब कि हर किसी को हर साल अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना चाहिए। तो मीन्स
यह हमारे जीवन का हम हिस्सा भी बना लेते हैं इस चीज़ को। अब हिस्सा बनाने का मतलब ये है कि इसको हम अपने व्यवहार में शामिल कर लेते हैं कि भाई हाँ, एक्चुअल तरीके से हम वो पौधा लगाते ही लगाते हैं अपने जन्मदिन पर, ठीक है। मीन्स इस विचार को आगे हम एक्टिव कर लिया, इसको, इस विचार को मीन्स अपने व्यवहार में अप्लाई कर लिया। क्लियर है? तो कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स, इफ़ योर व्यूज़ आर नॉट मेयरली थॉट्स बट आल्सो हैव इमोशनल एंड एक्शन कंपोनेंट्स, then these view are more than opinion, they are example of attitude। तो यहाँ पे कहा है कि वही जो यह केवल विचार हो, मीन्स यह जो हम चीज़ें सोच रहे हैं यह हमारे विचार में होकर के जब हम इसे अपने व्यवहार में भी शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपली कहा है कि यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ें हैं जिसका जिक्र हुआ है, जिसमें हमने कुछ ना कुछ सोचा और सोचने के बाद उसको किसी ने डिसएग्री किया या एग्री नहीं किया तो उससे हम इमोशनल हो गए, और अगर हम उसको अच्छे तरीके से उस विचार को मानते हैं तो हमने आगे बिहेवियर में भी अपने बिहेव में भी शामिल किया। मीन्स कुछ सोचना, ओपिनियन आ गया है ना, और उसको उसके प्रति इमोशनल होना दूसरी चीज़, और अपने व्यवहारों में शामिल करना तीसरी चीज़। ये तीनों चीज़ें ही मिलकर के क्या बन रही है, यह एटीट्यूड का एग्जाम्पल बन रही है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे एटीट्यूड्स के ये कंपोनेंट बन रहे हैं यहाँ पे। अब ये कंपोनेंट कैसे बने, तो आगे हमारे पास क्या चीज़ आई है, कह रहे हैं ऑल डेफिनेशंस ऑफ एटीट्यूड्स एग्रीज दैट एन एटीट्यूड इज ए स्टेट ऑफ माइंड, ए सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स रिगार्डिंग सम टॉपिक्स। तो ये मीन्स एक डेफिनेशन ये बनी कि जो सभी जो मीन्स जो भी हमारी मीन्स मानसिक स्थिति होती है, ठीक है, यही हमारा एटीट्यूड होता है, जिसमें हम अलग अलग जो व्यूज़ होते हैं उनका सेट होता है, थॉट्स होती हैं, किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ जो भी सोचना होता है, ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, एटीट्यूड बोल सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे आपने काफ़ी मीन्स इस पैराग्राफ से आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे कि एटीट्यूड कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये तो आ गई एटीट्यूड की। सो आगे कह रहे हैं विच हैव एन इवेलुएट फीचर, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल क्वालिटी आ जाती है। इट इज़ अकम्पेन्ड बाय एन इमोशनल कंपोनेंट एंड ए टेंडेंसी टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे विद रिगार्ड टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ पे कहा है कि जब हम उसका मूल्यांकन कर रहे होते हैं, जिसमें उसकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को जज किया जाता है, ठीक है, इस पहलू को देखा जाता है, तो यह पहलू होता है कॉग्निटिव पहलू, ठीक है, इसको बोलेंगे हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट। और जब हम यहाँ पे मीन्स जब दूसरे विरोध करते हैं तो यहाँ पे हम इमोशनल हो जाते हैं, तो इमोशनल कंपोनेंट यहाँ पे आया, तो इस इमोशनल जो पहलू है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम अफेक्टिव एस्पेक्ट, ठीक है, इसको हम अफेक्टिव एस्पेक्ट बोलेंगे। और उसके बाद कह रहे हैं एंड टेंडेंसी टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे, मीन्स वो टेंडेंसी जिसमें अब हम पर्टिकुलर वे में इसको एक्ट कर रहे हैं, इसको मीन्स क्रियाशील कर रहे हैं, तो इसको किस कंपोनेंट में रखेंगे, बिहेवियरल एस्पेक्ट में रखेंगे। देखो भाई, अब इस पैराग्राफ के माध्यम से हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पे। मीन्स जो एटीट्यूड है उसके तीन एस्पेक्ट निकल के सामने आए हैं हमारे पास। फर्स्ट हमने कॉग्निटिव एस्पेक्ट किया, मीन्स जहाँ पे जो हमने जो ओपिनियन लिया था, जो भी विचार लिया था, जैसे कि मैं पीछे जाऊं फिल इन द ब्लैंक्स में, जो भी हमने ब्लैंक्स में फिल किया कि मेरी राय में हर किसी को अपने जन्मदिन पर एक पौधारोपण करना चाहिए, है ना। तो इस ओपिनियन को दूसरे लोगों के द्वारा जो इवेल्युएट किया जा रहा है, मीन्स उसकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को जज किया जा रहा है। तो जब हम इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि किसी बंदे ने कहा कि हर साल हर किसी को अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना चाहिए, तो जब हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं तो यह इसका कंपोनेंट बन जाता है कॉग्निटिव कंपोनेंट, ठीक है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। क्लियर है? तो ये तो फर्स्ट आ गया। सेकंड, जब इस मीन्स यह विचार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जब इस विचार के प्रति कुछ दूसरे लोग इसके अपोजिट खड़े हो जाते हैं कि इसको डिसएग्री करते हैं कि नहीं भाई ये बात गलत है, नहीं लगाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि भाई हर बंदा अपने जन्मदिन पर पौधा लगाए, है ना। मीन्स इसको अपोज कर रहे हैं कुछ लोग इस विचार को। तो यहाँ पे मीन्स अगर मैं इमोशनल होता हूँ और मैं दुखी हो जाता हूँ, तो इमोशनल होकर के इमोशनल होना जो है किस एस्पेक्ट में चला जाएगा, जो है अफेक्टिव एस्पेक्ट में चला जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं इस जो मेरी राय में इसके बाद जो भी हमने भरा कि हर किसी को अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना चाहिए, अगर हम इस विचार को अपनी लाइफ में, अपने बिहेव में एक्चुअल रूप से शामिल कर लेते हैं कि भाई हर अपने जन्मदिन पर पौधा लगाते हैं, तो ये कौन सा पहलू हो गया, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट हो गया, जहाँ इसको बोलते हैं कनेक्टिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस पैराग्राफ के माध्यम से
3 कंपोनेंट निकल के सामने आए हैं, ठीक है। सो होप के ये काफ़ी ये चीज़ें जो कंपोनेंट है इसको समझ गए होंगे कि कैसे कंपोनेंट निकल के सामने आए। तो उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि टेकन टुगेदर दीज 3 एस्पेक्ट हैव बीन रेफर टू एज द ABC कंपोनेंट्स। तो आप इसको ABC कंपोनेंट के नाम से भी याद रख सकते हो शॉर्ट में, क्योंकि A से हमारे पास अफेक्टिव है, B से हमारे पास बिहेवियरल है और C से हमारे पास कॉग्निटिव कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो एटीट्यूड के हमारे पास यहाँ पे 3 कंपोनेंट निकल के सामने आए। ABC, A से अफेक्टिव जो कि इमोशनल पहलू को क्या करता है, डोनेट करता है। और बिहेवियरल की बात करें तो यह एक एक्टिविटी है जो एक्चुअल में हम कर रहे हैं जब हमने ओपिनियन बनाया था, जब हमने एटीट्यूड बनाया था, क्लियर है, उसको मीन्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। और कॉग्निटिव में हम जब अपने विचारों का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, वह हमारे लिए कितना सही है गलत है, जब हम ये करते हैं तो ये कॉग्निटिव में आता है। तो होप के ये आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ना मैं इसी जो हमारे पास के कंपोनेंट हैं उनको एग्जांपल के थ्रू भी समझाया गया है एक अच्छे तरीके से। तो इस थोड़ा सा पैराग्राफ में मीन्स क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। कहते हैं सपोज ए ग्रुप ऑफ पीपल इन योर नेबरहुड स्टार्टेड ट्री प्लांटेशंस कैंपेन एज ए पार्ट ऑफ ए ग्रीन एनवायरनमेंट मूवमेंट बेस्ड ऑन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट योर व्यू टुवार्ड्स ए ग्रीन एनवायरनमेंट इज पॉजिटिव कॉग्निटिव C component along with the evaluate aspect. You feel very happy when you see greenery, you feel sad and angry when you see trees being cut down. तो देखो यहाँ तक मैं आपको समझाऊँ कि यहाँ पे कहा है कि मान लीजिए कि आप अपने पड़ोस में कुछ लोग एक जो मूवमेंट है इन्वायरमेंट को, एक ग्रीन मूवमेंट है जो, ठीक है, इसके तहत ना एक प्लांटेशन कैंपेन जो है उसको शुरू करना चाहते हैं। सो यह एक अच्छी बात है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मीन्स जो भी अभियान चल रहा है, तो इस इन्वायरमेंट के संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से जो आपका जो हरा भरा पर्यावरण मीन्स जो यह मूवमेंट है, तो इसका जो एक एटीट्यूड है यह पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसको ना क्या किया जा रहा है, इसका मीन्स जो C कंपोनेंट है इसको डिसाइड किया जा रहा है, मीन्स उसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि यह बात बहुत ही अच्छी है ना। तो इस विचार के बारे में जब हम जज कर रहे हैं अच्छी है बुरी है, तो यहाँ पे फिर यह C पहलू के साथ चल रही है ये चीज़, ठीक है, मीन्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट यहाँ पे निकल के सामने आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पे मीन्स ग्रीनरी देखते हो तो बहुत ही खुश होते हो। तो यहाँ पे खुशी एक आपका इमोशन है ना, आपका संवेग है, तो खुश हो रहे हो। या जब आप पेड़ों को कटे हुए देख रहे हो तो वहाँ पे आप सैड हो रहे हो, तो यह एंग्री होना, गुस्सा होना, यह भी आपका एक संवेग है। तो मीन्स अब यह किस पहलू को रिफ्लेक्ट करता है, कह रहे हैं दीज एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट द अफेक्टिव, मीन्स यह अफेक्टिव कंपोनेंट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसको हमने A नाम दिया था, ठीक है, जिसको आप A कंपोनेंट भी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं नाउ सपोज यू आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ट्री प्लांटेशन कैंपेन। तो यहाँ पे दीज शो द बिहेवियरल V कंपोनेंट ऑफ योर एटीट्यूड टुवार्ड्स ए ग्रीन एनवायरनमेंट। तो मीन्स अब यहाँ पे आगे ये बात कही है कि कल्पना कीजिए कि आप सोचिए कि यदि आप इस अभियान में, इस कैंपेन में मीन्स एक्टिवली तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और जो भी यह आंदोलन है, ठीक है, इसके प्रति मीन्स जो आपका एटीट्यूड है, अब यह किस कंपोनेंट में चला जाएगा, यह व्यवहारात्मक जो पक्ष है या बिहेवियरल जो एस्पेक्ट है या B कंपोनेंट है, इसके अंडर चला जाएगा। तो होप के यहाँ इस पैराग्राफ से ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हमारे एटीट्यूड में जो कंपोनेंट आते हैं A B C ये कैसे बनते हैं। जब हम अपने विचारों को इवेलुएट कर रहे होते हैं, उसकी जो डिसएग्री, एग्री, उसकी सहमति, असहमति, उसकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी जब हम जज कर रहे होते हैं, तो तब हम मीन्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आ जाते हैं। जब हम अपने विचारों के प्रति दूसरों के द्वारा मीन्स उसको अपोज करने पर, उसको नकार देने पर, इग्नोर करने पर, जब हमें कुछ ना कुछ दुख होता है, जहाँ उसकी सहमति जताने पर जब हमें खुशी होती है, तो उस टाइम पे हम जो इमोशनल जो हम शो कर रहे होते हैं, यह किस कंपोनेंट में आता है, यह अफेक्टिव कंपोनेंट में आता है, यह A कंपोनेंट में आता है। और जब हम अपने विचारों को अपनी लाइफ में, अपने बिहेव में एज ए एक्टिविटी शामिल कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं उसको,
तो यह हमारे बिहेवियरल कंपोनेंट में आता है, बी कंपोनेंट में आता है, ठीक है। सो इस एग्जांपल के साथ आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे, चीज़ें और आएगी जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कहीं ना कहीं। तो मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा इसको, कह रहे हैं एटीट्यूड हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टू अदर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो एटीट्यूड है, ठीक है, तो इसके दो मीन्स एक और कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, जिसके नाम आगे मेंशन किए हुए हैं। तो वो दो कौन कौन सी चीज़ें हैं? हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये दो चीज़ें आई हैं, कह रहे हैं बिलीफ एंड वैल्यूज़, ठीक है, बिलीफ एंड वैल्यूज़। तो मीन्स विश्वास और जो मूल्य है, ये दो मीन्स इसमें चीज़ें आई हैं। तो ये एटीट्यूड के कॉन्सेप्ट ही हैं एक तरीके के, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। सो यहाँ पे इनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें अगर चीज़ें अच्छी आती हैं तो कह रहे हैं बिलीफ रेफर टू द कॉग्निटिव कंपोनेंट टू ऑफ एटीट्यूड एंड फॉर्म द ग्राउंड ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड, सच एज बिलीफ इन गॉड और बिलीफ इन डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे मीन्स जो दो कंपोनेंट दिए हैं, बिलीफ और वैल्यू, तो इसमें जो बिलीफ है यह है एटीट्यूड के जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है ना, इसी को एक तरीके से इंडिकेट करता है। देखो, कॉग्निटिव एस्पेक्ट का ही यह एक हिस्सा है, ठीक है। और वैल्यू कॉग्निटिव एस्पेक्ट का ही एक हिस्सा है, मीन्स जिसमें एक तरीके का विश्वास होता है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि गॉड पे विश्वास रखना, जहाँ विश्वास रखना मीन्स एक ऐसी सरकार पे जो कि डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे, है ना। और अगर वैल्यू की बात करें तो कह रहे हैं वैल्यूज़ आर एटीट्यूड और बिलीव्स दैट कंटेन ए शुड और आउट एस्पेक्ट। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू हट के है कि वैल्यू में आपने याद रखना है कि एक तरीके से शुड और आउट एस्पेक्ट आता है, शुड और आउट, ठीक है, जो कि जो ये दो मॉडल है ना, एक तरीके के इंग्लिश में ये एज ए मॉडल ही यूज़ होते हैं ना। तो शुड और आउट मीन्स एक चाहिए, इसका मतलब होता है चाहिए। सो चाहिए जो एस्पेक्ट है वो वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जैसे कहा है कि ईश्वर में विश्वास रखना, तो यह किस में आया? बिलीफ में आया, ठीक है। तो जहाँ मीन्स हमारा जो विश्वास है वह जो हमारी सरकार है वो प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसे ही हम वैल्यू को भी देख लेते हैं। तो वैल्यू की अगर बात करें, कह रहे हैं कि सच एज मॉरल और एथिकल वैल्यू, वन एग्जांपल ऑफ वैल्यू इज़ द आइडिया दैट वन शुड वर्क हार्ड और दैट वन शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो वही यहाँ पे अगर वैल्यू में बात करें, तो वैल्यू की बात करें तो कह रहे हैं व्यक्ति को हमेशा मेहनत करनी चाहिए, व्यक्ति को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो ये कुछ वैल्यू के एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो आगे हमारे पास कह रहे हैं, देख लेते हैं आगे क्या कुछ दिया है। सो गाइज आगे हमारे पास एक चीज़ और है जो कि इस पैराग्राफ में हमारे पास यहाँ पे कि जो एटीट्यूड है इसका पर्पज़ की बात की गई है, तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज़ द पर्पस सर्व्ड बाय एन एटीट्यूड। कह रहे हैं वी फाइंड दैट एटीट्यूड प्रोवाइड ए बैकग्राउंड दैट मेक्स इट ईजियर फॉर ए पर्सन टू डिसाइड हाउ टू एक्ट इन ए न्यू सिचुएशन। सो गाइज यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी न्यू सिचुएशन में किस प्रकार से कोई वर्क करना है, कार्य करना है, तो इसके लिए व्यक्ति को जो डिसाइड करना होता है, निर्णय लेना होता है, तो इस तरीके की एक सुविधा प्रोवाइड करता है जो कि एटीट्यूड है, ठीक है। मीन्स जो हम सोच रहे हैं तो यह एक न्यू सिचुएशन में किस तरीके से कार्य करना है, ठीक है, तो यह एक सुविधा प्रोवाइड करता है, एक तरीके का बैकग्राउंड है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में कह रहे हैं आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेनर में इनडायरेक्टली प्रोवाइड ए मेंटल लेआउट और ब्लूप्रिंट फॉर द वे इन विच वी शुड बिहेव व्हेन एवर वी मीट वन। तो कह रहे हैं कि भाई अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कहा है कि फॉरेनर के बारे में आपका क्या एटीट्यूड है, जब आप उसको मिलोगे, मीन्स उनसे मिलोगे तो आप उनके सामने कैसा व्यवहार करोगे। सो मीन्स इस चीज़ के बारे में सोच करके कि आप कैसा व्यवहार करोगे, आप पहले ही एक तरीके का ब्लूप्रिंट है या मानसिक लेआउट है वो बना करके रख लोगे कि जब फॉरेनर हमसे मिलेंगे तो हम इस तरीके का बिहेव उनके सामने शो करेंगे, इस तरीके की परफॉर्मेंस अपनी उनके सामने रखेंगे, है ना। सो ये एक तरीके का जो हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये एटीट्यूड है और यही हमारा एटीट्यूड का पर्पज़ हो गया कि आगे फ्यूचर में मीन्स हमने क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके का जो ब्लूप्रिंट है वो प्रोवाइड करता है हमें एटीट्यूड। सो आगे ना एक हमारे पास जो एटीट्यूड है इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती हैं, तो इसके बारे में जस्ट मैं बेसिक सी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको याद rखनी है, ठीक है। सो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं इन ऑडिशन टू द इफेक्टिव कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स एटीट्यूड आल्सो हैव अदर प्रॉपर्टीज़। मीन्स
जो हमने एबीसी जो हमने पढ़ा था पीछे, कंपोनेंट 3 पढ़े थे एबीसी में। ए में हमने अफेक्टिव पढ़ा, बी में हमने बिहेवियरल पढ़ा और सी में हमने कॉग्निटिव पढ़ा, है ना। सो इन तीनों को छोड़ करके हमारे पास एटीट्यूड की कुछ और प्रॉपर्टीज़ चली जाती हैं। तो हमारे पास और इसके कुछ फीचर है, 4 फीचर्स इन्होंने दिए हैं एटीट्यूड के। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास वैलेंसी और एक्सट्रीम, सेकंड है एक्सट्रीमनेस, थर्ड है हमारे पास सिंप्लिसिटी जिसको आप कॉम्प्लेक्सिटी, सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी, और फोर्थ में आ सकता है, फोर्थ में है सेंट्रलिटी, ठीक है। सो ये मीन्स 4 आपने प्रॉपर्टीज़ है ये याद रखनी है, और इनकी मैं बेसिक सी नॉलेज आपको बता देता हूँ कि भाई जो बैलेंसी है ये क्या होता है, और एक्सट्रीमनेस क्या होता है, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, और सेंट्रलिटी क्या होता है, ठीक है। सो गाइज अगर बैलेंसी की बात करें तो इसमें ना देखो ब्रैकेट में लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इसमें इतनी सी बात याद रखनी है कि किसी विषय के प्रति जो हमारा एटीट्यूड आता है और उस एटीट्यूड को हम कितना पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं वो क्या होती है, वो बैलेंसी होती है। इसमें एक बात और याद रखोगे कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मीन्स एक तरीके की रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, हम रेटिंग देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि 1 स्टार हो गया, ठीक है, 2 स्टार हो गए, 3 स्टार हो गए, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी भी मीन्स मूवी को रेटिंग देते हैं, जहाँ प्ले स्टोर पे ऐप्स होती हैं ना, तो ऐप्स पे आप रेटिंग देते हो कि इसको हमने 5 स्टार दिए, इस ऐप को हमने 2 स्टार दिए, इस ऐप को 3 स्टार दिए हैं। तो ये जो रेटिंग डिसाइड कर रहे हैं हम, तो यही इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। जैसे कि हमने किसी चीज़ को 0 स्टार दिया है ना, तो इट मीन्स उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी में चला जाएगा। और हमने किसी चीज़ को 5 स्टार दिए तो वो पॉजिटिविटी में चला जाएगा, मीन्स उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये होती है बैलेंसी। तो आगे हमारे पास जो सेकंड है एक्सट्रीमनेस। तो एक्सट्रीमनेस में आपने याद रखना है कि इसमें हम एक तरीके की जो लिमिट है, जो सीमा है, उसको निर्धारित करते हैं कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड है, मीन्स जिसको हमने पॉजिटिव रखा है या नेगेटिव रखा है, तो उसको कितना पॉजिटिव रखा है और कितना नेगेटिव रखा है, ठीक है। तो इसमें मीन्स ये चीज़ याद रखना कि हमारे एटीट्यूड या हमारे विचारों को हम कितना, तो ये इसमें जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ना, कितना, हाउ मच, या आप इसको ओनली हाउ से भी डिस्क्राइब कर सकते हो, हाउ मच या हाउ मीन्स कितना, आप इसको क्या कर सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव रख सकते हो। मीन्स 0 स्टार के अपोजिट जो 5 स्टार आता है, ठीक है। 0 स्टार, एक बात करें कि यहाँ पे हमने 9 स्टार दे दिया, फिर फर्स्ट ये 1 स्टार, ये हमने 2 स्टार, ये 3 स्टार, ये 4 स्टार और ये 5 स्टार, है ना। देखो इस स्टार का मतलब है कि ये चीज़ नेगेटिव की ओर जा रही है, इसकी सीमा निर्धारित कर दी हमने कि ये 1 स्टार है तो ये नेगेटिव की ओर जा रही है, ये इसकी एक सीमा है। और ऐसे ही इस सीमा के अपोजिट अगर हम ये लास्ट वाले स्टार की तरफ जाएं तो ये 5 स्टार हो गया, तो इसकी सीमा पॉजिटिव की ओर निर्धारित करती है ना। तो हम कितनी जो एक लिमिट है या एक बॉर्डर लाइन है, वो कितनी हम डिसाइड करते हैं किसी भी एटीट्यूड के प्रति, वो एक्सट्रीमनेस में आ जाता है। सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें इसको आपने याद रखना है कि एक एटीट्यूड होता है ना, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के आगे और एटीट्यूड्स निकल के सामने आ जाते हैं। मतलब कि एक विचार जो होता है और उस विचार के आगे और विचार निकल के सामने आ जाना, तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो इसका मतलब है कि एटीट्यूड के अंदर और कितने एटीट्यूड का सेट छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ के बारे में लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल लिया था चेयर वाला, है ना। सो चेयर के प्रति 2 लोगों के अलग अलग विचार थे, तीसरा बंदा आ जाता तो उसके और अलग कोई विचार निकल के सामने आते चेयर के प्रति। तो इट मीन्स इसमें एक ही चीज़ के प्रति अलग अलग एटीट्यूड्स निकल के सामने आ गई, तो वो क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। मतलब कि कितना सेट बना हुआ है, सोचने के तरीके कितने बने हुए हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं। और सिंप्लिसिटी की बात करें तो इसमें जस्ट सेट नहीं आता कि एक ही चीज़ के प्रति कई लोगों की जब एक ही विचारधारा हो, कई लोगों की एक ही विचारधारा हो, तो वो सिंप्लिसिटी में आ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब कि मल्टीप्लेक्सिटी आ जाती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे विचार आ जाते हैं, ये आपने याद रखना है। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं सेंट्रलिटी की। सो सेंट्रलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि एटीट्यूड जो होता है वो एक केंद्र में होता है जो कि दूसरे अलग एटीट्यूड्स को प्रभावित करता है, ठीक है। मीन्स सेंट्रलिटी में आपने याद रखना है कि एक मुख्य एटीट्यूड है जिसको मैं मेन एटीट्यूड का नाम दे देता हूँ, और वो सेंटर में है, उसके जो इर्द गिर्द अलग से और कुछ एटीट्यूड्स बने हुए हैं, ठीक है, जो क्या है, प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ से।
ठीक है। तो होप कि आप समझ गए होंगे। दोबारा से एक डायग्राम बना देता हूँ, जैसे कि ये मेन एटीट्यूड है, ठीक है, और इसी एटीट्यूड के जरिए कुछ और एटीट्यूड बन गए जो कि प्रभावित हो रहे हैं किससे, इसी से। जैसे कि एक एटीट्यूड ये बन गया, एक एटीट्यूड ये बन गया, और एक ये बन गया, और एक ये बन गया। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का, इसको 3 का, और इसको 4 का। तो मीन्स ये जो सेंट्रलिटी इनका मतलब है, ये एटीट्यूड इनको प्रभावित कर रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसमें आप समझ जाओगे कि मैंने एक एटीट्यूड लिया। मेरी ये विचारधारा है कि भाई एटीट्यूड क्या होता है, सोचना कि मैं भाई ये सोचता हूँ कि जो फॉरेनर हैं वो ज़्यादा हेल्थी होते हैं इंडियंस की बजाय, ठीक है। मैंने ये एक विचारधारा रख दी कि फॉरेनर ज़्यादा हेल्थी हैं इंडियंस के, अगर इंडियन के कंपैरिजन बात करें तो यहाँ पे ना ये मेरा एटीट्यूड था। और दूसरे बंदे मान लो इसको सुन रहे हैं तो वो अब क्या बोलेंगे, अब वो अपने विचार कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि एक बंदे ने दिया विचार कि भाई इसने इंडियंस को गलत कहा है, ठीक है, तो यह क्या है, मतलब कि बेकार बंदा है कि इसने ये इंडिया में रह करके इंडियंस की ही वो कदर नहीं कर रहा है ना, कि इंडियंस को यह हेल्थी नहीं मान रहा, ठीक है। तो उसकी विचारधारा ये बन गई। उसके बाद इसी विचारधारा के अगेंस्ट एक बंदे ने और अपना एटीट्यूड दे दिया, एक और विचारधारा दे दी कि भाई ये देशभक्ति नहीं है, क्योंकि इसने इंडिया के लोगों को क्या कहा, गलत कहा, तो यह देशभक्त नहीं है, देशभक्त पर क्रॉस कर दिया। फिर तीसरे बंदे ने कहा कि यह एक आतंकवादी हो गया, है ना, क्योंकि देशभक्त नहीं है तो आतंकवादी हो सकता है। मतलब कि एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको सोच समझ करके लोग अलग अलग अपनी मीन्स राय दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं। कोई कह रहा है यह देशभक्त नहीं है, कोई कह रहा है यह इंडियंस को गलत कह रहा है कि वो हेल्थी नहीं होते, है ना, और कोई कह रहा है, फिर एक और स्टेटमेंट देगा कोई कि भाई यह आतंकवादी है तो यह मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा भी कह सकता है। तो इस चीज़ को कोई जाति के साथ जोड़ रहा है ना, कोई किसी चीज़ के साथ जोड़ रहा है। सो क्या है कि ये एटीट्यूड जो सेंटर में आ रहा है ये इन चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट्स को। क्लियर है। तो ये होती है सेंट्रलिटी, मीन्स एक मेन एटीट्यूड जो केंद्र में होता है जो कि अन्य एटीट्यूड्स को प्रभावित करता है, वो किस में आता है, सेंट्रलिटी में आता है। और मेरा कोई मकसद नहीं था कि भाई इस एग्जाम्पल के जरिए किसी कास्ट को या किसी मीन्स किसी भी चीज़ को वो करने का, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको कोई एग्जाम्पल गलत लगा हो तो, ठीक है। सो जस्ट मेरा मकसद है कि आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, तो मेरा ये मकसद था कि मीन्स इस एग्जांपल के जरिए आप सेंट्रलिटी समझ लो। सो गाइज़ ये मीन्स कुछ चीज़ें थी एटीट्यूड्स के प्रति, मीन्स जो हमने किए हैं। देखो एटीट्यूड्स की अगर बात करें, हमने कुछ कंपोनेंट किए, उसकी प्रकृति पढ़ी, कंपोनेंट के बाद हमने बिलीफ और वैल्यू किया था 2, और इसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इसमें हमने फिर 4 फीचर और पढ़े जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं, वैलेंसी, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना। सो आगे जो हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। सो देखो यहाँ पे कह रहे हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन मीन्स जो एटीट्यूड है उनका निर्माण कैसे होता है, ये हम चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन आंसरिंग इज़, तो जो कि मीन्स इसमें कहा है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक है, वो इस बात पे इंटरेस्ट रखते हैं कि कैसे एटीट्यूड फॉर्म होते हैं। तो कह रहे हैं हाउ आर एटीट्यूड फॉर्म्स मीन्स कैसे ये बनते हैं, लाइक मैनी अदर थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट दैट डेवलप एंड बिकम पार्ट ऑफ आवर cognitive system. So attitude towards different topics, things and people also are formed as we interact with others. तो देखो यहाँ पे ये चीज़ कही है कि मीन्स साइकोलॉजिस्ट इस बात पे इंटरेस्ट रखते हैं कि कैसे एटीट्यूड फॉर्म्स होते हैं। सो उन्होंने कहा है कि जैसे कि थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट बहुत सारे जो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर क्या होता है कि हमारे कॉग्निटिव सिस्टम का एक पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। सो उसी तरीके से जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वह कोई भी वस्तु हो, टॉपिक हो या लोग हो, तो मीन्स वस्तु के साथ जब हम उसके संपर्क में आते हैं तो वो इंटरेक्शन हो गया। जब टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक तरीके का इंटरेक्शन हो गया। जब लोगों के साथ बातचीत करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारी उस वस्तु या टॉपिक्स या लोगों के प्रति एक तरीके की कुछ विचारधारा बन जाती है, ठीक है, एक विचारधारा बन जाती है, और उसी चीज़ को बोलते हैं हम एटीट्यूड। वही विचारधारा एक एटीट्यूड की फॉर्मेशन में चला जाता है, ठीक है। सो आगे कह रहे हैं हाउ एवर देयर आर स्पेसिफिक कंडीशंस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एटीट्यूड। तो कहा है बट फिर भी कुछ ना डिफरेंट कंडीशंस मीन्स स्पेसिफिक कंडीशंस चली जाती हैं, कंडीशंस बन जाती हैं जो कि एक स्पेसिफिक एटीट्यूड्स को क्या करती हैं, लीड करती हैं, ठीक है। सो इन जनरल एटीट्यूड आर लर्नड थ्रू वंस ऑन एक्सपीरियंस एंड थ्रू इंट्रैक्शंस विद अदर। तो यहाँ पे आगे कहा है कि जो एटीट्यूड फॉर्मेशन की जो मीन्स जनरली देखा जाता है कि जो एटीट्यूड है वह अपने ही एक्सपीरियंस के बेस पर लर्न किए जाते हैं,
मीन्स सीखे जाते हैं या दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके ही सीखे जाते हैं, ठीक है। सो ये मीन्स कुछ बातें कही गई हैं, मीन्स कैसे जो एक्सपीरियंस है वो कैसे सीखे जा रहे हैं। मीन्स जहाँ पे हमने बेसिक चीज़ यही पढ़ी कि जो एटीट्यूड है उसकी अगर फॉर्मेशन की प्रोसेस देखें तो जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी वस्तु के साथ, तभी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। मीन्स एक उनके प्रति हमारी जो विचारधारा बन जाती है, ठीक है। सो अब जो यह प्रोसेस है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोसेस है एटीट्यूड की वो आई है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो स्टार्टिंग में हमारे पास देखो कह रहे हैं द प्रोसेस एंड द कंडीशन ऑफ लर्निंग में बी डिफरेंट रिजल्टिंग इन वेरिंग एटीट्यूड अमंग पीपल्स। मीन्स जो है जो भी आगे हमारे पास एटीट्यूड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, तो इसमें कहा है कि अलग अलग लर्निंग प्रोसेस एंड कंडीशनिंग की है जो कि एटीट्यूड्स को फॉर्म करती हैं, ठीक है, जो इनका निर्माण करती हैं। तो हमारे पास देखो फर्स्ट पॉइंट आया है लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। अब देखो एसोसिएट करना ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि एसोसिएट करना होता है जोड़ना। तो फर्स्ट पॉइंट में एसोसिएट के द्वारा जो एटीट्यूड है उसको लर्न करना है। सो गाइस एसोसिएशन में मीन्स आपने एक ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं या दो स्टिमुलस हो सकता है। मीन्स दो अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है, दो अलग अलग मीन्स थिंग्स हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि दो स्टिमुलस भी हो सकते हैं। स्टिमुलस आपने पढ़ा होगा पैब्लो की थ्योरी में, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ना, तो उसमें आपको याद होगा कि भोजन के साथ घंटी, तो उसमें दो चीज़ें थी या दो स्टिमुलस थे, ठीक है। सो जब दो चीज़ों को आपस में जोड़ा जाता है, जैसा कि आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि पैब्लो के द्वारा प्रोवाइड की गई होगी उसमें पढ़ा होगा, या थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग है उसमें भी पढ़ा होगा कि कैसे कैट भोजन को देख करके मीन्स जब उसकी ज्ञानेंद्रियों को जोड़ा जाता है किसके साथ, उस स्टिमुलस के साथ, तो वह उसकी ज्ञानेंद्रिय प्रभावित होती है। मीन्स जब वह आँख के द्वारा भोजन देखती है कैट, तो वह मीन्स उसमें जो कि भूख की एक वो है प्रबलता है वो बढ़ जाती है, तो उसे ज़्यादा भूख लगती है उस भोजन को देख करके, तो वह पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करती है ना। सो ये मीन्स यहाँ पे उसकी ज्ञानेंद्रियों को जोड़ा गया है भोजन के साथ, तो यह भी एक एसोसिएट करना है। तो ट्रायल और एरर लर्निंग जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी और क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि पैब्लो द्वारा दी गई थी, उसमें ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो उसी बेस्ड पर यह मीन्स जो हमारे पास लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन का टॉपिक है ये टिका हुआ है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यू माइट हैव सीन दैट स्टूडेंट्स ऑफन डेवलप ए liking for a particular subject because of the teacher. This is because they see many positive qualities in that teachers. These positive qualities get linked to the subject that she or he teaches and ultimately get expressed in the form of liking for the subject, ठीक है। सो देखो यहाँ तक क्या कह रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे ना एक टीचर और स्टूडेंट्स का कुछ एग्जांपल दिया गया है। तो कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि टीचर्स के कारण, बिकॉज ऑफ टीचर जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सो उसके प्रति जो स्टूडेंट है मीन्स उनको लाइक करने लग जाते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एक तरीके का इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सब्जेक्ट में जो टीचर है, ठीक है, वो सब्जेक्ट में अनेक पॉजिटिव जो गुण है वो बताता है, और स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी अध्यापक में बहुत सारे जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो क्या है दिखाई देती हैं, ठीक है। वो मीन्स वो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे गुण क्या है देखता है स्टूडेंट भी टीचर में। सो उस सब्जेक्ट के गुणों के साथ ही यहाँ पे क्या किया गया है, लिंक्ड किया गया है, मीन्स उसको एसोसिएट किया गया है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं कि एक तरीके का जो एटीट्यूड है, ठीक है, वो विकसित हो जाता है किसमें, वो जो एटीट्यूड है वो विकसित हो जाता है एक सब्जेक्ट के प्रति, और इसी को कहते हैं कि यह एसोसिएट के द्वारा सीखा गया एटीट्यूड है। क्लियर है। तो मीन्स यहाँ पे जो एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है, जो एटीट्यूड की फॉर्मेशन बन रही है वो एसोसिएशन के द्वारा बन रही है। मीन्स जो टीचर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में गुण बता रहा है, क्वालिटीज़ बता रहा है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, और फिर उन बच्चों के माइंड में भी एक पॉजिटिविटी चली जाती है उस सब्जेक्ट के प्रति। सो होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सो आगे हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, इसमें जो एटीट्यूड है वो किसके द्वारा विकसित हो रहा है, तो कह रहे हैं लर्निंग एटीट्यूड बाय बीइंग रिवार्डेड एंड पनिश्ड। तो देखो रिवार्ड एंड पनिशमेंट की अगर बात करें तो
इसमें इसके बेस पे जो एटीट्यूड विकसित हो रहा है, तो यहाँ पर यदि किसी थॉट्स को एक्सप्रेस करने पर उनकी प्रशंसा की जा रही है, ठीक है। मीन्स थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो रिवार्ड और एटीट्यूड है, देखो सॉरी, रिवार्ड और पनिशमेंट है, सो यह किस थ्योरी में आता है, ये आपने जो स्किनर की थ्योरी पढ़ी होगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो उसमें भी एक तरीके का रिवार्ड ही तो दिया जाता है, उसमें प्रशंसा ही तो की जाती है, जैसे कि टोकन इकोनॉमी हो गया, ठीक है, वो प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, तो उसमें भी एक तरीके की प्रशंसा की जाती थी बच्चों की, जिससे वह क्या है कि आगे काम करते थे। तो उसी तरीके से है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ एन इंडिविजुअल इज प्रेज्ड फॉर शोइंग ए पर्टिकुलर एटीट्यूड, चांसेस आर हाई दैट शी और ही विल डेवलप दैट एटीट्यूड फर्दर। तो यहाँ पे यदि किसी के द्वारा जो भी थॉट्स को एक्सप्रेस करने पर यदि उसकी एक तरीके की प्रेज की जाए, उसकी प्रशंसा की जाएगी, तो यहाँ पे जो वही थॉट्स हैं वो दूसरे भी मीन्स क्या है, उसी तरीके की थॉट्स अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रशंसा करने से जो वो एटीट्यूड है वो क्या हो गया है, हाई हो गया है। सो यहाँ पे एक ना एग्जांपल के साथ चीज़ समझाई गई है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ। कह रहे हैं फॉर एग्जांपल इफ़ ए टीनेजर डज योगासन रेगुलरली एंड गेट्स द ऑनर ऑफ बीइंग मिस गुड हेल्थ, ठीक है, इन हर स्कूल, शी मे डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द योगा एंड हेल्थ इन जनरल। सो गाइज एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदि टीनेजर जो होते हैं वह योगा के द्वारा हर साल जो मिस गुड हेल्थ है, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं जो ऑनर है, जो है जहाँ जो है अवार्ड है, तो यह एक तरीके की उनकी प्रशंसा ही तो हो गई ना, यह रिवार्ड ही तो हो गया। तो जब वह योगासन के द्वारा, ठीक है, रेगुलरली योगासन करते हैं और हर साल जो कि एक अवार्ड है, ऑनर है, जो कि मिस गुड हेल्थ का है, अपने स्कूल में वो जीतते हैं, है ना। तो जब वो टीनेजर जीते हैं तो उस कह रहे हैं उस टीनेजर में जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित हो जाता है योगा एंड हेल्थ के प्रति। जनरली सी मीन्स जनरली यह चीज़ हो सकती है, क्योंकि वह योगा के द्वारा क्या है, एक हर साल अवार्ड जीत रही है ना। सो योगा एंड हेल्थ के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित हो जाता है। और ऐसे ही सिमिलरली कह रहे हैं इफ़ अ चाइल्ड constantly falls ill because she or he eats junk food instead of proper meal, तो यदि यहाँ पे कोई बच्चा एक जंक फूड खा रहा है प्रॉपर मील की बजाय, वो लगातार जो मीन्स तेलिया प्रोडक्ट होते हैं, जो गले सड़े प्रोडक्ट होते हैं, बाहरी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है ना, तो वो खा रहा है, तो वह लगातार बीमार पड़ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि द चाइल्ड इज़ लाइकली टू डेवलप इन नेगेटिव एटीट्यूड, तो जो कि जंक फूड के प्रति उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड विकसित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑनर था वो एक रिवार्ड का काम कर रहा था, और बीमार होना जंक फूड की वजह से वो एक मीन्स पनिशमेंट का काम कर रहा था। क्लियर है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सो यहाँ पे रिवार्ड और जो पनिशमेंट है, ठीक है, रिवार्ड और पनिशमेंट है, देखो बीमार होना एक तरीके का पुनिश हो रहा था बच्चा जंक फूड की वजह से, और जो रेगुलरली योगा करने वाली लड़की थी वो हर साल अवार्ड जीत रही थी, इनाम जीत रही थी, ठीक है, तो जो इनाम जीतना था वो उसके लिए रिवार्ड का काम कर रहा था, और बीमार होना बच्चे के लिए पुनिश का काम कर रहा था। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आई हैं, इसके द्वारा उनके जो अलग अलग एटीट्यूड है वो विकसित हो रहे हैं, ठीक है। होप के ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कैसे एटीट्यूड जो कि फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं रिवार्ड और पनिशमेंट की वजह से। सो गाइज अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं जो कि लर्निंग एटीट्यूड है वह मॉडलिंग के द्वारा या ऑब्जर्विंग के द्वारा। देखो आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, मॉडलिंग और ऑब्जर्विंग जो वर्ड है, ये आपने एक थ्योरी का नाम याद रखना है, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। लर्निंग की थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बंडूरा ने दी थी, और इससे जो है मीन्स जो है पॉइंट है जो है रिलेट करता है, सोशल लर्निंग थ्योरी बाय बंडूरा से रिलेट करता है। सो बेसिकली इस प्रोसेस में दूसरों को के एटीट्यूड्स को ऑब्जर्व करके, उसका अवलोकन करके, निरीक्षण करके, उसका मीन्स एक विशिष्ट तरीके से जो एटीट्यूड है वो विकसित कर सकते हैं, ठीक है। सो मीन्स जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो बंडूरा ने दी थी, सो वो आपने सुनी होगी, तो उसी में एक वर्ड आता है मॉडलिंग, है ना, तो वो आपने पढ़ा होगा, अगर वो वीडियो देखी होगी तो ज़रूर आप उसके बारे में जानते होंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी में मॉडलिंग आता है। तो वहाँ पे समाज को देख करके बच्चा सीखता है ना, तो वही चीज़ इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि ऑफन इट इज़ नॉट थ्रू एसोसिएशन और थ्रू रिवार्डेड एंड पनिशमेंट दैट वी लर्न एटीट्यूड, मतलब कि जो एटीट्यूड है वह सिर्फ पनिशमेंट और रिवार्ड के द्वारा या एसोसिएट के द्वारा ही नहीं हम सीखते। कह रहे हैं वी लर्न देम बाय ऑब्जर्विंग अदर, तो यहाँ पे हम उसको दूसरों को ऑब्जर्व करके, दूसरों को अवलोकन करके भी एक जो एटीट्यूड है उसको विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक
एग्जाम्पल दिया है बच्चे का, तो वो देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन में फॉर्म ए रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स एल्डर वाई ऑब्जर्विंग दैट देयर पेरेंट्स शो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड आर अप्रिशिएटेड फॉर इट। तो यहाँ पे मीन्स बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वे अपने बड़ों का आदर करते हैं और बड़ों से फिर वह सम्मान पाते हैं। मीन्स एक एप्रिसिएशन जो है वो पाते हैं बड़ों से। मीन्स जब पेरेंट्स बड़ों का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो फिर बड़े उनको आशीर्वाद देते हैं एक तरीके का। तो उसी तरीके का एटीट्यूड फिर बच्चों में भी विकसित होगा कि बच्चे हैं जो वो भी अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो यह मीन्स पेरेंट्स को देख करके, ठीक है, मीन्स जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, जो फैमिली में चीज़ें हो रही हैं, उनको देख करके यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना एटीट्यूड विकसित कर रहे हैं। आई होप के गाइज आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे। सो और भी हमारे पास आगे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बिना पढ़े मीन्स जस्ट हेडिंग से ही समझा देता हूँ। तो जो फोर्थ पॉइंट है, देखो फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और कल्चर नॉर्म। मीन्स जो फोर्थ पॉइंट है तो वो ये कह रहे हैं कि जो कि ग्रुप्स और कल्चर नॉर्म्स हैं, इसके थ्रू भी जो एटीट्यूड्स हैं वो सीखे जाते हैं। ठीक है, सिंपली कल्चर के द्वारा रीति रिवाज जो होते हैं, रहन सहन होते हैं, जो कल्चर में हम नियम वगैरह फॉलो करते हैं ना, तो इसी के द्वारा कुछ मीन्स हमारे जो विचार है वो विकसित हो जाते हैं और इनसे हम इनको कह सकते हैं कि वही हमारा एटीट्यूड बन रहे हैं। ठीक है, सो हम अपने कल्चर जो भी हम अपने मीन्स जो भी हमारी संस्कृति में जो एक तरीके का समाज होता है, तो वो समाज एक तरीके का ग्रुप ही तो है। तो वहाँ पे हम जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, जो रीति रिवाज, रहन सहन, जो भी हमारा पहनावा, खान पान, जो भी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं वो एक तरीके का एटीट्यूड तो है। मीन्स जो भी हमारे कल्चर के प्रति जो भी हम सोच रहे हैं, जहाँ हमारी मीन्स समाज के प्रति वो किस तरीके का बिहेव करते हैं, जो भी सोच रहे हैं ना, सो वो सारे एटीट्यूड ही हैं। ठीक है, सो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है तो उसमें हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में तो कह रहे हैं लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो इजी है, ये भी कह रहे हैं जो कि लर्निंग है यह जो एटीट्यूड है वो इंफॉर्मेशन के द्वारा भी लर्न किए जा रहे हैं। तो इस पॉइंट में ये कहा है कि इंफॉर्मेशन के द्वारा जो एटीट्यूड है वो हम सीख सकते हैं। जैसा कि अलग अलग जो संचार के साधन होते हैं, जो अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं कुछ कम्युनिकेशन के, मीडिया के द्वारा हम ये चीज़ें जो एटीट्यूड्स हैं वो विकसित कर सकते हैं। या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मीन्स कुछ ना कुछ एक्चुअलाइजेशन पर्सन होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ आत्म सिद्धि को प्राप्त किया हो, उनकी बायोग्राफी पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, तो उनकी बायोग्राफीज वगैरह पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, कुछ एटीट्यूड्स हैं जो वो विकसित कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर्सन की बात करें तो वो किस तरीके के होते हैं, जैसे कि शहीद भगत सिंह हो गया है ना, तो इनकी जीवनी के बारे में हम पढ़ सकते हैं। आइंस्टाइन हो गया, इनकी जीवनी के बाद नेल्सन मंडेला एक पर्सन है जिनके बारे में आप सुने होंगे, तो पढ़े भी होंगे आप उनके बारे में। सो ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने मीन्स अपनी लाइफ में कुछ संघर्ष किया है, अपनी लाइफ में कुछ एफर्ट किया है और लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, सो ये कुछ मीन्स इन्हीं मीन्स इनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, ठीक है, चाहे वो आप इंटरनेट से कर सकते हो, ठीक है, जहाँ कुछ कम्युनिकेटिव रिसोर्सेज होते हैं तो उनसे वो कर सकते हो, तो इसी के द्वारा आप एटीट्यूड्स को डेवलप कर सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए जो हमने पॉइंट किए थे एटीट्यूड की फॉर्मेशन के, तो उनको थोड़ा सा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने जो एसोसिएशन किया था कि जो लर्निंग है वो एसोसिएट के द्वारा हम सीख सकते हैं ना। सेकंड पॉइंट में हमने जो किया था जो लर्निंग है वो हम मीन्स कुछ रिवार्डेड या पनिशमेंट के द्वारा हम सीख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने मॉडलिंग वर्ड का यूज़ किया था, तो लर्निंग है वो दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखी जाती है। ठीक है, फोर्थ में हमने किया कि ग्रुप और जो कल्चर नॉर्म्स होते हैं इनके द्वारा हम जो कुछ एटीट्यूड है उनको लर्न कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो था उसमें हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जहाँ आप किताबें पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे चीज़ें देख सकते हो, है ना, तो उसके द्वारा भी आपको बहुत सारा कंटेंट मैटर मिल जाएगा जिससे आपको आपके एटीट्यूड हैं वो डेवलप हो सकते हैं। सो गाइस, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है मीन्स कुछ एटीट्यूड फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, सो जो मीन्स यह है नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसमें कुछ फैक्टर पढ़ेंगे जो एटीट्यूड को इफेक्ट करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। तो मीन्स अगर हम फर्स्ट की बात करें तो जैसे कि सिंपल है, देखो अब मैं इसको मीन्स मैटर को ज़्यादा डीपली नहीं हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें जस्ट जो हेडिंग है उसी से बात क्लियर होती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट में कह रहे हैं फैमिली एंड स्कूल इन्वायरमेंट, है ना। सो सिंपल मीन्स अगर देखा जाए जैसा फैमिली और स्कूल का इन्वायरमेंट होगा वैसे ही एटीट्यूड बच्चों में पैदा होगी। सो पेरेंट्स एंड स्कूल टीचर
टीचर्स मीन्स इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पे जो भी एटीट्यूड है उनको विकसित करने में, आगे मीन्स जो बच्चे होते हैं उनका, ठीक है। और अगर रेफरेंस ग्रुप की बात करें, मीन्स जो किसी व्यक्ति के आसपास उससे संबंधित अलग अलग अन्य लोगों का मीन्स अदर पीपल्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। मीन्स किसी व्यक्ति से संबंधित जो लोग होते हैं, ठीक है, तो जिससे वो कुछ नॉर्म्स जो कल्चर आते हैं, जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर के रिगार्डिंग होते हैं, तो ये मीन्स क्या है, प्रभावित करते हैं इसको, एटीट्यूड को। इसमें और भी ग्रुप ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में दिए हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गए वो, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, सोशल ग्रुप्स हो गए ना, तो ये चीज़ें भी आप इसमें ले सकते हो। सो गाइज आगे हमारे पास देख लेते हैं आगे कौन सा फैक्टर आया है। तो यहाँ पे अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड फैक्टर में पर्सनल एक्सपीरियंस लिए हैं। तो देखो मीन्स व्यक्ति का जो जीवन है एक ऐसी चीज़ है जिसमें उसे बहुत सारे सीखने के जो मौके मिलते हैं, है ना। तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ होता है, ठीक है। सो इन्हीं संघर्षों के द्वारा मीन्स उनके जो अलग अलग विचार हैं, एटीट्यूड हैं, वो विकसित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एफर्ट्स भी व्यक्ति जो है वो मीन्स अपनी लाइफ में क्या करता है, उनको मीन्स ऐसे एफर्ट्स को एक्सपीरियंस करता है कि जिससे उसकी जान जाने का भी कहीं ना कहीं खतरा रहता है। मीन्स ऐसे मीन्स एफर्ट्स है वो झेलता है व्यक्ति अपनी लाइफ में, ठीक है। और परंतु ये संघर्ष जो होते हैं, ये मीन्स जो हार्डफुल एक लाइफ होती है, ठीक है, तो यह उनके मीन्स विचारों को, उनके एटीट्यूड को, उनके व्यवहारों को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, और व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही फिर आगे जीने लगता है, ठीक है। तो एटीट्यूड जो जहाँ पे अगर व्यक्ति अपनी एटीट्यूड को विकसित करता है, ठीक है, तो वो एक तरीके का फिर आगे सकारात्मक होता है, मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करता है। मीन्स अपनी उलझी हुई ज़िंदगी को वो किस तरीके से सुलझाता है, फिर उसके बाद आराम से जब वह अपनी ज़िंदगी जीता है तो उस टाइम पे जो उसके विचार होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। सो आगे हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट में आया है वो है मीडिया रिलेटेड कारक, ठीक है। सो अगर यहाँ पे बात करें तो सिंपल सी बात है कि संचार के माध्यम के द्वारा भी बहुत मीन्स मीडिया रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एटीट्यूड फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सो देखो सिंपल वीडियो थी, यहाँ पे हमने फैक्टर किए कि मीडिया प्रभावित कर रहा है, फैमिली और सोशल एनवायरनमेंट प्रभावित कर रहा है, ठीक है। और जो कुछ ग्रुप हैं मीन्स वो लोग जो व्यक्ति के आसपास रहते हैं, उसके दोस्त मित्र, उसके साथी सज्जन, है ना, जो भी हैं वो प्रभावित कर रहा है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस प्रभावित कर रहे हैं, जो भी मीडिया रिलेटेड कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो प्रभावित करते हैं। सो गाइज ये मीन्स आज की हमारी वीडियो थी। मुझे पता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई, ठीक है, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो बन गई, लेकिन जो भी सफिशेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे की हैं। चाहे मैटर ज़्यादा पड़ा हो, बारीकी से पड़ा हो, लेकिन होप की चीज़ें आपको काफ़ी समझ आई होगी, ठीक है। तो यह वीडियो का मीन्स 6 चैप्टर का जो कि फर्स्ट पार्ट है, और वीडियो जो है वो लंबी चली गई है ये मैं मानता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपके लिए नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग रही होगी। सो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नए जो दोस्त हमारी चैनल को देख रहे हैं, जो नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर जो अपलोडेड वीडियो की अपडेटेशन है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं आगे इसी चैप्टर की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सलाम, अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.